नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मणिपुर में हिंसा से प्रभावित लोगों के लिए कानूनी और मानवीय सहायता को मजबूत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के 6 जज 22 मार्च को राज्य के राहत शिविरों का दौरा करेंगे। ये कदम राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी NALSA के मिशन के तहत उठाया जा रहा है। इसका उद्देश्य प्रभावित समुदायों को न्याय और सहायता प्रदान करना है। बता दें 3 मई 2023 को मणिपुर में शुरू हुई सांप्रदायिक हिंसा के लगभग 2 साल बाद भी स्थिति सामान्य नहीं हुई है। इस हिंसा में सैकड़ों लोगों की जान गई और 50,000 से अधिक लोग विस्थापित हो गए। लाइव ब्लॉग के मुताबिक इस दौरे का नेतृत्व जस्टिस भूषण आर गवई करेंगे, जो नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। उनके साथ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस MM सुंदरेश, जस्टिस KV विश्वनाथन और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह भी शामिल होंगे। ये प्रतिनिधि मंडल राहत शिविरों में रह रहे लोगों से मिलेगा और उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करेगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों का यह कदम मणिपुर में शांति और पुनर्वास की दिशा में एक सकारात्मक संदेश देगा। हालांकि जमीन पर स्थिति को सामान्य करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को और ठोस कदम उठाने की जरूरत है। PM मोदी अभी तक नहीं गए हैं, यानी जो काम PM मोदी को करना चाहिए वो जज करने जा रहे हैं। ED पर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सत्ता के इशारे पर कार्रवाई करने का जो आरोप विपक्षी दल ED के खिलाफ लगाते रहे हैं, उसके संकेत अब आंकड़ों से भी मिल रहे हैं। 10 साल में राजनेताओं के खिलाफ 193 मामले दर्ज किए गए, इसमें से सिर्फ 2 में सजा हुई है। ये आंकड़े खुद मोदी सरकार ने ही संसद में दिए हैं। लैंड फॉर जॉब मामले में पूछताछ के लिए RJD के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पटना स्थित ED दफ्तर में जांच अधिकारियों के सामने पेश हुए। यहां पर अधिकारियों ने उनसे सवाल पूछे। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन दिए जाने के आरोपों पर लालू यादव से सवाल किए गए। इससे पहले मंगलवार को ED ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके बेटे तेज प्रताप से लंबी पूछताछ की। दोनों को अलग अलग कमरे में बिठाकर ED अधिकारियों ने सवाल किए। आज लालू प्रसाद यादव भी ED के सामने पेश हुए। ST की रिपोर्ट के अनुसार ED के अधिकारियों ने लालू से एक के बाद एक सवाल पूछे। ED ने अलग अलग पदों पर हुई भर्तियों और उनके लालू के परिजनों से संबंधों को लेकर भी सवाल उठाए। ED ने लालू यादव से यह भी पूछा कि राबड़ी देवी के नाम जमीन की रजिस्ट्री होने के बाद ही संजय रॉय और उसके परिवार के 2 सदस्यों को नौकरी कैसे मिल गई। इसके अलावा किरण देवी ने अपनी जमीन महज 3,70,000 रुपए में उनकी बेटी मीसा भारती को क्यों बेची। मिलने के बाद केस हजारी राय के भतीजे दिलचंद्र कुमार और प्रेमचंद्र कुमार की नौकरी वेस्टर्न रेलवे में लग गई। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने बुधवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी के पैर क्यों छू रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र की सरकार इसी वजह से जो चाहे करते हैं। बिहार को ऐसे मुख्यमंत्री की जरूरत है जो दृढ़ निश्चयी हो और जिसके पास बिहार के विकास के लिए दूरदृष्टि हो, ना कि सिर्फ पैर छूने वाला हो। सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू से जुड़े एक मामले में केंद्र सरकार से कहा कि हमें स्पष्ट जवाब चाहिए। शीर्ष अदालत ने मंगलवार को इस आरोप को गंभीरता से लिया कि अरुणाचल प्रदेश में सार्वजनिक कार्यों के विभिन्न ठेके मुख्यमंत्री पेमा खांडू के परिवार के सदस्यों से जुड़ी कंपनियों को दिए गए। CJI संजीव खन्ना, जस्टिस PV संजय कुमार और जस्टिस KV विश्वनाथन की खंडपीठ ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय और केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट दाखिल करने और आरोपों पर स्पष्टीकरण देने को कहा। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक बेंच ने कहा कि हम वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय की रिपोर्ट चाहते हैं। CAG रिपोर्ट ना तो यहाँ है और ना ही वहाँ है। हमारे पास स्पष्ट जवाब होना चाहिए कि वो कौन से पक्ष हैं जिन्हें ठेका दिया गया है और प्रक्रिया क्या है। यदि निविदाएं नहीं मंगाई गई तो ये बताना चाहिए कि दोनों मंत्रालयों को स्पष्ट रूप से सामने आना चाहिए। हमें यह भी देखना होगा कि इसके पीछे कौन लोग हैं। पश्चिम बंगाल भाजपा के नेता शुभेंदु अधिकारी ने एक बार फिर ममता बनर्जी की TMC सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। दरअसल राज्य में 6 अप्रैल को रामनवमी का उत्सव मनाया जाएगा। भाजपा नेता ने बीते सप्ताह घोषणा की थी कि रामनवमी पर राज्य भर में आयोजित होने वाले 2 लाख से ज्यादा आयोजनों में लगभग 1 करोड़ हिंदू हिस्सा लेंगे। कल मंगलवार को उन्होंने ये भी कहा कि उत्सव को रोकने के किसी भी प्रयास का कड़ा विरोध किया जाएगा। शुभेंदु अधिकारी ने TMC पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर ममता बनर्जी सत्ता में रहीं तो राज्य में स्थिति बांग्लादेश जैसी हो जाएगी। उनके शासन के दिन अब गिने चुने रह गए। हिंदू अब एक समुदाय के प्रति उनके खुलेआम तुष्टीकरण के प्रयासों को बर्दाश्त नहीं करेगा। बीजेपी नेता ने यह तक कहा कि हिंदुस्तान में हिंदू राज करेंगे और पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के लिए काम करने वाले राज करेंगे। अगर सभी हिंदू एकजुट हो जाएं तो TMC धूल चाटेगी।
कर्मचारियों के बीच नस्लीय भेदभाव से जुड़े एक मुकदमे को समाप्त करने के लिए गूगल ने 2.8 करोड़ डॉलर का हर्जाना देना मंजूर कर लिया। मुकदमा करने वालों का कहना है कि गोरे और एशियाई कर्मचारियों के मुकाबले दूसरे नस्लीय पृष्ठभूमि के कर्मचारियों को कम वेतन और करियर के कम मौके दिए जाते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी ने समझौते पर पहुंचने की पुष्टि की है, हालांकि उसने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया। रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे पर हवाई हमले किए, जिसके कारण दोनों देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ है। ये हमले उस समय हुए जब व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी प्रस्ताव के तहत 30 दिन के युद्ध विराम को अस्वीकार कर दिया। हालांकि ऊर्जा ढांचे पर हमले न करने की बात मान ली थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने रात के हमले में नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया, जिसमें सुमी का एक अस्पताल भी शामिल है। यूक्रेनी सांसद और विदेशी मामलों की समिति के अध्यक्ष ओलेक्सांद्र मिरोजको का कहना है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन युद्ध विराम के लिए कभी सहमत नहीं होंगे, क्योंकि यह उनके हितों के खिलाफ है। यूक्रेनी सांसद की टिप्पणी रूस की ओर से यूक्रेन में 30 दिन के तत्काल और पूर्ण युद्ध विराम के अमेरिकी प्रस्ताव को ठुकराने के बाद आई है। उन्होंने कहा कि ये ट्रंप के लिए अपमानजनक है, क्योंकि उनके युद्ध विराम प्रस्ताव को पुतिन ने अस्वीकार कर दिया और अब मुख्य प्रश्न ये है कि वो आगे क्या करने जा रहे हैं। यूक्रेन के अधिकारियों का कहना है कि रूसी सेना ने यूक्रेन के उत्तरी सुमी क्षेत्र में 2 अस्पतालों पर ड्रोन हमले किए हैं। यूक्रेनी अभियोजकों के मुताबिक पुतिन और ट्रंप की बातचीत खत्म होने के कुछ घंटे बाद सुमी शहर के एक अस्पताल पर ड्रोन से हमला हुआ। उस समय अस्पताल में 147 मरीज और 22 कर्मचारी मौजूद थे। इसके बाद बुधवार तड़के एक अस्पताल पर 6 ड्रोन से हमले हुए। वहां 49 मरीज और 11 कर्मचारी थे। इस हमले में अस्पताल की इमारत को काफी नुकसान पहुंचा, लेकिन सभी लोग सुरक्षित रहे क्योंकि वो हमले के दौरान शेल्टर में थे। इजरायल ने बीते कुछ दिनों में गजा पर अपने हमलों को और तेज कर दिया है और इन सब के बीच इजरायल के रक्षा मंत्री ने हमास को धमकी देते हुए कहा है कि अगर उसने इजरायल के बंधकों को नहीं छोड़ा तो इजरायल गजा को तबाह कर देगा। उन्होंने कहा कि अगर बंधकों की रिहाई नहीं हुई तो हम गजा को नरक बना देंगे। बता दें कि बीते दिनों गजा पर इजरायल के हमले में 200 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम के पहले चरण की समय सीमा खत्म होने के बाद ये सबसे बड़ा हमला था। तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.